बच्चों, स्वागत है आपका हिंदी गुरुकुल एकेडमी के एक और नई वीडियो में। तो कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप स्वस्थ और मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रखे होंगे। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो आप इसको सब्सक्राइब करें, और यदि आपने सब्सक्राइब किया है तो आप इसको लाइक और शेयर जरूर करें। बच्चों, चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। मुझे उम्मीद है कि जो मेरी पिछली वीडियो है आपको पसंद आ रही होगी। बच्चों, इसमें तबीयत थोड़ी खराब चल रही है, इसलिए कल की वीडियो नहीं आ पाई। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं कि पहला सवाल क्या कह रहा है। पहला सवाल कह रहा है कि निम्न में से कोई एक युग्म विपरीतार्थक है, उसे चुनिए। तो बच्चों, आपको एक बताना है कि इसमें से एक युग्म जो है वो विपरीतार्थक है, उसका चयन करना है। कोमल, मृदुल, क्रय विक्रय, घर आवास, कोप और क्रोध। तो आपको ये बताना है कि इसमें से एक ऐसा विकल्प है जो विपरीतार्थक है, तो उसका आपको चयन करना है। तो बच्चों, इसमें विपरीतार्थक जो है वो बी वाला ऑप्शन है, क्रय का विक्रय होता है। तो पहले का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कोमल और मृदुल समानार्थी, घर और आवास, कोप और क्रोध, ये सब समानार्थी शब्द हैं, जबकि क्रय और विक्रय जो है वो एक दूसरे के विपरीत हैं। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर दूसरे की। सवाल नंबर दूसरे में कह रहा है कि संचारी भाव का दूसरा नाम क्या है। तो बच्चों, आपको ये बताना है कि संचारी भाव का दूसरा नाम क्या है। व्यभिचारी भाव, अस्थाई भाव, विभाव या अनुभाव। तो आपको ये बताना है कि संचारी भाव का दूसरा नाम क्या होता है। व्यभिचारी भाव होता है, स्थाई भाव होता है, विभाव होता है या अनुभाव होता है। तो बच्चों, संचारी भाव को ही हम व्यभिचारी भाव भी कहते हैं, अर्थात एक वाला ऑप्शन, ए ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा। तो दूसरे का ए जो है वो सही हो जाएगा। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर तीसरे की। सवाल नंबर तीसरे में कह रहा है कि खटखटाना किस प्रकार की क्रिया है। तो आपको ये बताना है कि खटखटाना जो क्रिया वो किस प्रकार की क्रिया है। सकर्मक क्रिया है, प्रणर्थक क्रिया है, अनुकरणात्मक क्रिया है, या इनमें से कोई नहीं है। तो तीसरे का उत्तर आपको ये देना है। आपको ये बताना है कि खटखटाना जो है वो किस प्रकार की क्रिया का बोध करा रहा है। तो बच्चों, अगर खटखटाना को देखा जाए तो चूंकि खटखट शब्द से बना है, तो इस तरह की क्रियाओं को हम अनुकरणात्मक क्रिया कहते हैं, अर्थात तीसरे का सी वाला जो ऑप्शन है वो आपका सही हो जाएगा। तो तीसरे का सी जो है वो सही हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर चौथे में बात करते हैं। कह रहा उपसर्ग का प्रयोग होता है। तो बच्चों, आपको ये बताना है कि उपसर्ग का प्रयोग कहाँ होता है। शब्द के प्रारंभ में, शब्द के मध्य में, शब्द के अंत में, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है बच्चों कि उपसर्ग का प्रयोग जो है वो कहाँ होता है। शब्द के प्रारंभ में, शब्द के मध्य में, शब्द के अंत में, या इनमें से कोई नहीं। तो देखो बच्चों, उपसर्ग एक तरह का शब्दांश है और जो शब्द के आरंभ में ही प्रयोग किया जाता है, अर्थात पहला वाला ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। तो चौथे का पहला जो है वो सही हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं हम लोग सवाल नंबर 5 की। सवाल नंबर 5 में कह रहा है कि कतरनी में प्रत्यय है। आपको ये बताना है कि कतरनी शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। अरनी, नी, अनी या आई। तो आपको बताना है कि कतरनी में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। अरनी लगा हुआ है, नी लगा हुआ है, अनी लगा हुआ है, या आई लगा हुआ है। तो आपको कतरनी में प्रत्यय बताना है कि कौन सा प्रत्यय जो है इसमें लगा हुआ है। तो बच्चों, पांचवें का आंसर देखेंगे तो बी हो जाएगा, नी प्रत्यय लगा हुआ है। कौन सा प्रत्यय लगा है? नी प्रत्यय लगा है। तो पांचवें का बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर छठवें की। सवाल नंबर छठवां में कह रहा है कि छ वर्ण किन वर्णों के सहयोग से बना हुआ है। तो आपको ये बताना है कि छ वर्ण जो है किन वर्णों के योग से बना हुआ है। क और छ, क और श, क और च, क और छ। तो आपको ये बताना है कि किन वर्णों के सहयोग से बना हुआ है छ वर्ण। क और छ के योग से, क और श के योग से, क और च के योग से, क और छ के योग से। तो आपको ये बताना है कि किन वर्णों के योग से जो है ये बना हुआ है। तो बच्चों, क और श के योग से बना हुआ है, अर्थात बी वाला ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा। तो छठवें का दूसरा जो है वो सही हो जाएगा। तो बात करते हैं सवाल नंबर सातवें की। सवाल नंबर सातवें में क्या कह रहा है। सवाल नंबर सातवें में कह रहा है कि एक की वर्तनी शुद्ध है, उसका चयन कीजिए। तो जो वर्तनी शुद्ध है उसका चयन करना है। मियादित, रम्या, मर्यादित, मर्यादित या मर्यादित। आपको बताना है कि किसकी वर्तनी जो है वो शुद्ध है। मियादित लिखा है, रमयादित लिखा है, मर्यादित लिखा है, या मर्यादित लिखा है। तो आपको बताना है कि किसकी वर्तनी जो है इसमें शुद्ध है। तो सातवें की शुद्ध वर्तनी बतानी है। तो बच्चों, वर्तनी शुद्ध हो जाएगी सी की। मर्यादित शब्द जो है वो शुद्ध लिखा हुआ है, अर्थात कौन सा शुद्ध हो जाएगा।
तो सातवां जो है वो शुद्ध हो जाएगा, सातवें का सी जो है वो शुद्ध हो जाएगा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं सवाल नंबर 8 की। सवाल नंबर 8 में कह रहा है कि निम्न विकल्पों में से शुद्ध वाक्य का चयन करिए। तो आपको शुद्ध वाक्य का चयन करना है। उसे दंड पाने योग्य है, वह दंड लेने योग्य है, वह दंड के योग्य है, उसे दंड देने योग्य है। तो बच्चों आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा वाक्य जो है वो शुद्ध होगा। उसे दंड पाने योग्य है, वह दंड लेने योग्य है, वह दंड के योग्य है, या उसे दंड देने योग्य है। तो आपको ये बताना है बच्चों कि इसमें से कौन सा वाक्य जो है वो शुद्ध होगा। तो बच्चों इसमें शुद्ध हो जाएगा सी, वह दंड के योग्य है, अर्थात सी ऑप्शन जो है वो 8वें का सही हो जाएगा। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 9 की। सवाल नंबर 9 में कह रहा है कि निम्न में से आज्ञावाचक वाक्य का चयन करिए। तो आपको आज्ञावाचक वाक्य का चयन करना है। कठिन समय प्रत्येक के जीवन में आता है। यदि कोई एक गाल पर तमाचा मारे तो दूसरा आगे कर दो। इस भव्य इमारत की सुंदरता देखते ही बनती है। उसे शाम तक घर लौट आना चाहिए। तो आपको ये बताना है कि इन चारों वाक्यों में से कौन सा वाक्य ऐसा है जो आज्ञावाचक वाक्य का उदाहरण है। तो 9 का उत्तर आपको बताना है कि आज्ञावाचक कौन है। ए कह रहा है कठिन समय प्रत्येक के जीवन में आता है। बी कह रहा है कि यदि कोई एक गाल पर तमाचा मारे तो दूसरा आगे कर दो। सी कह रहा है कि इस भव्य इमारत की सुंदरता देखते ही बनती है। और डी कह रहा है कि उसे शाम तक घर लौटाना चाहिए। तो आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा वाक्य जो है आज्ञावाचक वाक्य है। तो बच्चों इसमें से आज्ञावाचक वाक्य जो है वो बी वाला वाक्य जो है वो आज्ञावाचक वाक्य है, अर्थात 9 का बी जो है वो सही हो जाएगा। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 10 की। कह रहा है कंटक का विलोम होगा। तो बच्चों आपको ये बताना है कि कंटक शब्द का विलोम क्या होगा। तो आपको क्या बताना है, आपको ये बताना है कि कंटक शब्द का विलोम क्या होगा। कांटा होगा, कुसुम होगा, संकट होगा, या वियोग होगा। तो आपको ये बताना है कि कंटक शब्द का विलोम क्या बनेगा। कांटा बनेगा, कुसुम बनेगा, संकट बनेगा, या वियोग बनेगा। तो 10वें का उत्तर क्या हो जाएगा। तो बच्चों 10वें का उत्तर बी हो जाएगा। क्या बनेगा, कंटक का विलोम जो है वो कुसुम बनेगा। कंटक मने भी कांटा ही होता है, तो विलोम क्या बनेगा, कुसुम बनेगा। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 11 की। सवाल नंबर 11 में कह रहा है कि निम्न प्रश्न के शब्द युग में सही अर्थभेद का चयन करना है। तो नीचे आपको 2 शब्द दिया है, इसको आपको सही अर्थभेद का चयन करना है। मौत और मात, इसका अर्थ बताना है। पराजय और विजय, मृत्यु अमरता, मृत्यु पराजय, पराजय और अमरता। तो आपको ये बताना है कि इसका सही अर्थभेद क्या होगा। 11 का सही अर्थभेद क्या होगा। तो बच्चों मौत का मतलब मृत्यु और मात का मतलब पराजय, अर्थात सी ऑप्शन जो है इसका सही हो जाएगा। तो 11 का कौन सा सही होगा, सी वाला ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 12 में। सवाल नंबर 12 में कह रहा है कि संज्ञा के भेद होते हैं। तो आपको ये बताना है बच्चों की संज्ञा के कितने भेद होते हैं। 3, 5, 4 और 2। तो आपको बताना है कि हिंदी में संज्ञा के कितने भेद होते हैं। ए कह रहा है 3, बी कह रहा है 5, सी कह रहा है 4 और डी कह रहा है 2। तो आपको संज्ञा के भेद बताने हैं। तो बच्चों हिंदी में संज्ञा के कुल 5 भेद होते हैं, अर्थात 12 का बी वाला ऑप्शन जो है वो आपका सही हो जाएगा। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 13 की। सवाल नंबर 13 में क्या कह रहा है कि स्वर संधि का भेद है। तो 13 में आपको ये बताना है कि स्वर संधि का कौन सा भेद है। विसर्ग संधि, वृद्धि संधि, व्यंजन संधि, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि स्वर संधि का भेद कौन सा है। विसर्ग संधि है, वृद्धि संधि, वृद्धि स्वर संधि है, या व्यंजन संधि है। तो बच्चों इसमें कौन सा हो जाएगा। तो बच्चों इसमें बी वाला हो जाएगा। वृद्धि स्वर संधि जो है वो स्वर संधि का क्या है, वो भेद है। बाकी विसर्ग और व्यंजन अलग संधियां हैं। संधि के कुल 3 प्रकार होते हैं, स्वर संधि, विसर्ग संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 14 की। सवाल नंबर 14 में कह रहा है कि जिस समासिक पद का पूर्व पद अव्यय हो उससे क्या कहेंगे, उस कौन सा समास कहलाता है। तो आपको बताना है कि जिस समासिक पद का पूर्व पद अव्यय होता है वो कौन सा समास कहलाता है। बहुब्रीहि, कर्मधारय, अव्ययीभाव, या तत्पुरुष। तो आपको ये बताना है कि जिस समासिक पद का पूर्व पद अव्यय हो उसे हम कौन सा समास कहते हैं। तो बच्चों जिस समासिक पद का पूर्व पद अव्यय होता है उसे अव्ययीभाव समास कहा जाता है, अर्थात 14 का सी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 15 की। सवाल नंबर 15 में कह रहा है कि काव्य को पढ़ने, सुनने या देखने में से जो आनंद प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं। तो आपको ये बताना है कि काव्य को पढ़ने, सुनने और देखने में जिस आनंद की प्राप्ति होती है उसे क्या कहा जाता है। अलंकार, छंद, रस, या इनमें से
कोई नहीं। तो आपको ये बताना है कि काव्य को पढ़ने, सुनने या देखने में जो आनंद प्राप्त होता है उसे हम क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं, छंद कहते हैं, रस कहते हैं, इनमें से कोई नहीं कहते हैं। तो बच्चों, काव्य को पढ़ने, सुनने, देखने में जिस जो आनंद प्राप्त होता है उसे रस कहा जाता है। अर्थात 15 का सी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 16 में। कह रहा विनिश्चित में उपसर्ग है। तो आपको ये बताना है बच्चों कि विनिश्चित शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है। ए कह रहा बी, बी विन, सी विनी और डी कह रहा इन। आपको ये बताना है कि विनिश्चित शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है। तो 16 वाले का उत्तर आपको बताना है कि 16 का उत्तर क्या होगा। तो बच्चों 16 का उत्तर जो हो जाएगा, निश्चित शब्द में वी उपसर्ग लगा हुआ है, अर्थात एक ऑप्शन या पहला ऑप्शन या ए ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 17 में। सवाल नंबर 17 में कह रहा है कि निम्नलिखित तद्भव तत्सम तद्भव में से कौन सा विकल्प अशुद्ध है। तो आपको तद्भव तत्सम के विकल्प में अशुद्ध वाला बताना है कि इनमें से कौन अशुद्ध है। ए गधा गर्दभ, बी गहरा उथला, सी पांव पाद और डी जौ और जौ। तो आपको बताना है कि कौन सा इसमें से जो विकल्प है वो अशुद्ध विकल्प है। तो बच्चों इसमें से अशुद्ध जो विकल्प है वो बी वाला है, गहरा का उथला नहीं होता है, ये इसमें अशुद्ध है। गधा का गर्दभ होता है, पांव का पाद होता है, जौ का जौ जो है वो तद्भव तत्सम होता है। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 18 की। सवाल नंबर 18 में कह रहा है कि कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं। तो आपको ये बताना है कि कृदंत प्रत्यय जो है किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं। संज्ञा के साथ, सर्वनाम के साथ, क्रिया के साथ या इनमें से कोई नहीं। तो देखो बच्चों, हिंदी में प्रत्यय दो तरह का होता है, एक होता है कृदंत प्रत्यय और एक होता है तद्धित प्रत्यय। तो बच्चों कृदंत प्रत्यय जो है वो क्रिया के साथ जुड़ता है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा, जबकि तद्धित प्रत्यय संज्ञा और सर्वनाम के साथ जुड़ता है। तो 18 का उत्तर क्या हो जाएगा? 18 का उत्तर सी हो जाएगा। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 19 की। कह रहे ड और ढ कौन सा वर्ण है। ड और ढ कौन सा वर्ण है, इसके बारे में आपको बताना है कि कौन सा वर्ण है। चूंकि इसके नीचे बिंदी लगी हुई, तल बिंदु लगा हुआ है, सजाती वर्ण है, विजाती वर्ण है, विकसित वर्ण है, इनमें से कोई नहीं है। तो बच्चों हिंदी में ड और ढ को उच्छिष्ट व्यंजन या द्विगुण व्यंजन भी कहा जाता है और इसको विकसित वर्ण भी कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा। अर्थात 19 का विकल्प नंबर सी जो है वो आपका सही हो जाएगा। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 20 की। सवाल नंबर 20 में कह रहा है कि निम्न में से कोई एक युग्म विपरीतार्थक है, उसे चुनिए। तो बच्चों आपको ये बताना है कि इनमें से कोई एक जो है वो विपरीतार्थक है, उसका आपको चुनाव करना है। अमृत पानी, गरल सुधा, खाली भारी, साफ स्वच्छ। तो आपको इसमें क्या करना है कि ये कर चुनाव करना है कि कौन एक ऐसा है जो ये विपरीतार्थक है। तो बच्चों अमृत और पानी तो विपरीतार्थक है नहीं, अमृत का तो 20 होता है, गरल सुधा, खाली भारी, साफ और स्वच्छ। तो बच्चों 20 का उत्तर क्या हो जाएगा? तो बच्चों 20 का उत्तर हो जाएगा 20। गरल का सुधा होता है, गरल का क्या होता है? सुधा होता है। गरल मने विष होता है और सुधा मने अमृत होता है, इसलिए 20 का बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 21 में। कह रहा है कि गंगा हिमालय से निकलती है, वाक्य में कारक की पहचान कीजिए। तो आपको ये बताना है कि गंगा हिमालय से निकलती है, इसमें वाक्य में कौन सा कारक है। ए कह रहा कर्ता कारक, बी कह रहा कर्म कारक, सी कह रहा करण कारक और डी कह रहा अपादान कारक। तो आपको ये बताना है कि गंगा हिमालय से निकलती है, इस वाक्य में कौन सा कारक है। इसमें आपको कारक की क्या करनी है? पहचान करनी है। तो देखो बच्चों, जब बात निकलने का बोध हो तो वहां हमेशा अपादान कारक होता है, अर्थात आपका डी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। तो 21 का कौन सा सही होगा? 21 का डी जो है वो सही हो जाएगा, अपादान कारक। चलिए बच्चों बात करते हैं सवाल नंबर 22 में। कह रहा मोहन बुद्धिमान बालक है, इस वाक्य में बुद्धिमान शब्द है। तो आपको ये बताना है बच्चों 22 में कि मोहन बुद्धिमान बालक है, इस वाक्य में बुद्धिमान शब्द क्या है, इसके बारे में आपको बताना है। कर्ता है, विशेषण है, विशेष्य है या सर्वनाम है। तो आपको ये बताना है बच्चों कि बुद्धिमान शब्द क्या है। कह रहा है मोहन बुद्धिमान बालक है, इस वाक्य में बुद्धिमान शब्द क्या है। तो बच्चों बुद्धिमान शब्द विशेषण है, अर्थात 22 का बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 23 में। कह रहा स्वर्गगत में कौन सा समास है। आपको स्वर्गगत में समास की पहचान करनी है। अव्ययी भाव समास है, कर्म तत्पुरुष समास है, कर्मधारय समास है या कर्ण तत्पुरुष समास है। ये कारण लिखा गया है, ये कर्ण है। क्या है? कर्ण तत्पुरुष। तो आपको ये बताना है कि कौन सा समास है। स्वर्गगत में कौन सा समास है। अव्ययी भाव है, कर्म तत्पुरुष है,
कर्मधारय समास है या कर्ण तत्पुरुष है। तो 23 का उत्तर बच्चों आपको बताना है कि क्या हो जाएगा। तो स्वर्ग को गत होता है बच्चों, अर्थात बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। इसमें कर्म तत्पुरुष है। कौन सा तत्पुरुष है? कर्म तत्पुरुष है। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 24 की। कर अर्थगत सौंदर्य के लिए प्रयोग किए जाने वाले साधन को कौन सा अलंकार कहेंगे? तो आपको बताना क्या है कि अर्थगत सौंदर्य को प्रयोग किए जाने वाले साधन को कौन सा अलंकार कहते हैं? उभय अलंकार, शब्द अलंकार, लुप्तोपमा अलंकार या अर्थालंकार कहते हैं। तो आपको बच्चों ये बताना है कि अर्थगत सौंदर्य के लिए प्रयोग किए जाने वाले साधन को हम कौन सा अलंकार कहेंगे? तो बच्चों इसको कहा जाएगा अर्थालंकार कहा जाता है। अर्थात 24 का डी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। कौन सा सही होगा बच्चों? तो डी ऑप्शन 24 का। तो चलिए बच्चों बात करते हैं सवाल नंबर 25 की। सवाल नंबर 25 में कह रहा है कि सागर सा गंभीर हृदय हो में अलंकार निहित है। तो आपको ये बताना है कि सागर सा गंभीर हृदय हो इसमें कौन सा अलंकार है? संदेह है, भ्रांतिमान है, उपमा है या अनुप्रास है। तो आपको ये बताना है कि इसमें कौन सा अलंकार है। तो 25 का उत्तर आप बताएंगे कौन सा अलंकार है। सागर सा गंभीर हृदय हो इसमें कौन सा अलंकार निहित है। तो बच्चों इसमें जो अलंकार निहित है वो उपमा अलंकार है, अर्थात 25 का सी जो है वो सही हो जाएगा। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 26 की। कह रहा कल्प वृक्ष का पर्यायवाची है। बच्चों आपको ये बताना है कि कल्प वृक्ष का पर्यायवाची कौन सा शब्द है। ए कह रहा मंदार, बी कह रहा केतकी, सी कह रहा चमेली और डी कह रहा कुसुमकली। तो आपको बताना है कि कल्प वृक्ष का पर्यायवाची शब्द क्या बनेगा। तो आपको कल्प वृक्ष का पर्यायवाची शब्द बताना है बच्चों। तो बच्चों कल्प वृक्ष का जो पर्यायवाची बनता है वो मंदार बनेगा, अर्थात 26 का ए जो है वो सही हो जाएगा। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 27 पर। कह रहा आसमान पर चढ़ाना मुहावरे का सही अर्थ है। आपको ये कहना है कि आसमान पर चढ़ाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा ये बताना है। ए कह रहा बहुत घमंड करना, बी कह रहा कठिन काम के लिए उकसाना, सी कह रहा बहुत हल्ला करना और डी कह रहा अत्यधिक प्रशंसा करना। तो आपको ये बताना है बच्चों कि आसमान पर चढ़ाना मुहावरे का सही अर्थ क्या बनेगा। बहुत घमंड करना, कठिन काम के लिए उकसाना, बहुत हल्ला करना या अत्यधिक प्रशंसा करना। तो बच्चों इसका उत्तर बनेगा अत्यधिक प्रशंसा करना, अर्थात डी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा 27 का। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 28 का। कर ऊंची दुकान फीका पकवान लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है। तो आपको ये बताना है कि ऊंची दुकान फीकी पकवान इसका सही अर्थ क्या बनेगा। ए कह रहा है कि ऊंचे पर बनी दुकान के पकवान मीठे नहीं होते, बी कह रहा है ऊंची दुकान महंगी होती है, सी कह रहा है दिखावटी वस्तु में गुणवत्ता कम होती है और डी कह रहा है दिखावटी में आकर्षण अधिक होता है। तो आपको ये बताना है कि ऊंची दुकान फीका पकवान लोकोक्ति का सही अर्थ जो है वो क्या होगा। तो 28 का सही अर्थ आपको बताना है क्या बनेगा। तो बच्चों इसका अर्थ बनेगा सी, दिखावटी वस्तु में गुणवत्ता कम होती है, अर्थात सी ऑप्शन जो है 28 का सही हो जाएगा। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 29 की। कह रहा एक तो चोरी और दूसरी सिना जोरी इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा। एक तो चोरी दूजे सिनाजोरी इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा। ए कह रहा अपराध करके छिपाना, बी कह रहा अपराधी होकर उल्टा अकड़ दिखाना, सी कह रहा अपराध करके साफ मुकर जाना और डी कह रहा अपराध करके उसे गलत मानना। तो आपको ये बताना है कि एक तो चोरी और दूसरे सिनाजोरी लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा। तो 29 का उत्तर बच्चों हो जाएगा बी, अपराधी हो करके भी उल्टा आकर दिखाना। एक तो अपराध करना और दूसरे उल्टा आकर दिखाना, अर्थात 29 का बी जो है वो सही हो जाएगा। और बच्चों आज का अंतिम सवाल कह रहा है किस समूह के सभी शब्द पर्यायवाची नहीं है। तो आपको ये बताना है कि किस शब्द के सभी किस समूह के सभी शब्द जो है वो पर्यायवाची नहीं है। तो आपको ऐसा वाला विकल्प चयन करना है जिसमें सभी शब्द पर्यायवाची नहीं है, इसका आपको चयन करना है। ए कह रहा भोर प्रातः प्रभात उषा, बी कह रहा चंपू पलटन सैन्य हंस, डी कह रहा पादप अगम विपट गांच और डी कह रहा आभा छवि प्रभा और कांति। तो आपको बताना है कि किसमें सभी शब्द पर्यायवाची नहीं है। तो बच्चों इसमें जो बी वाला ऑप्शन है इसमें पर्यायवाची नहीं है। देखो चंपू पलटन सैन ये तो पर्यायवाची है एक ही के, लेकिन हंस जो है सेना का पर्यायवाची नहीं, अर्थात बी ऑप्शन जो है इसमें सही हो जाएगा। तो 30 का क्या होगा, बी सही हो जाएगा। तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी और आपको अगर अच्छी लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और यदि आपने सब्सक्राइब किया है तो अधिक से अधिक इसको शेयर करें। धन्यवाद।